दोस्तों, आज एक बेहद गंभीर मुद्दे पर बात करेंगे जो आपके परिवार, आपके घर और रियल एस्टेट मार्केट के भविष्य से जुड़ा हुआ है। जरा सोचिए, अगर आपका घर, आपकी बिल्डिंग, आपका शहर धीरे धीरे जमीन के अंदर धंसने लगे और आपको पता भी ना चले। दोस्तों, ये कोई फिल्म की कहानी नहीं है, ये भारत की राजधानी दिल्ली एनसीआर की सच्चाई है। क्योंकि एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि दिल्ली एनसीआर की जमीन धंस रही है। और सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या दिल्ली पाताल लोक में समा रही है? और अगर ऐसा होगा तो इसका असर आप पर, आपके परिवार पर, आपकी जिंदगी पर, आपके घर पर क्या पड़ेगा? और वो कौन से इलाके हैं जहां पर इसका सबसे बड़ा इंपैक्ट दिख रहा है? और वो कौन सी रिपोर्ट है जिसने सभी को चौंका कर रख दिया? तो आज इस एक्सप्लेनर में आपके तमाम इन सवालों के जवाब देंगे, क्योंकि एक बड़ा खतरा है। ऐसा खतरा है जो जल्द ही आपकी पूरी की पूरी बिल्डिंग, आपके घर, आपके शहर को निगल सकता है, यानी कि वो उसको पाताल लोक में समा सकता है। तो इसलिए इसे रोकने के लिए हमें क्या करने की जरूरत है, ये खतरा आखिरकार क्या है और इस खतरे से बचने के उपाय क्या है? क्योंकि अगर कोई खतरा बना है तो उसके पीछे भी शायद वजह हमारी गलतियां होंगी। तो क्या अगर उन गलतियों को समय रहते हमने सुधार लिया तो हम दिल्ली को सिंक होने से बचा सकते हैं, यानी कि दिल्ली को पाताल लोक में समाने से रोक सकते हैं क्या? बिल्कुल रोक सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। और ये सिर्फ दिल्ली एनसीआर की कहानी नहीं है, ये कई दूसरे देशों में भी हो चुका है और कई दूसरे शहरों का नंबर भी लग सकता है। क्योंकि जिस तरह की गलतियां हम लगातार कर रहे हैं वो आने वाले समय में एक बड़ा खतरा हमारे सामने खड़ा हुआ है। तो जुड़े रहिए इस एक्सप्लेनर के साथ, क्योंकि तमाम पहलुओं पर डिटेल में बात करेंगे और एक एक चीज आपको बताएंगे, समझाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे जो सबसे बड़ा खुलासा है उसकी, कि ये जो खतरा है वो कितना बड़ा है और कितना बड़ा इसका इंपैक्ट होगा। आप समझिए कि 17 लाख लोग इस खतरे में हैं। बिल्कुल आपने सही सुना, 17 लाख लोग इसके जद में, इसके खतरे में। यानी कि इन 17 लाख में आप, आपका परिवार, आपका घर, आपकी बिल्डिंग भी शामिल हो सकती है, जैसा कि रिपोर्ट में दावा किया गया है। 2264 इमारतें फिलहाल हाई रिस्क जोन में हैं। 2264 यानी 2264 इमारतें फिलहाल इस हाई रिस्क जोन में हैं। आप समझिए बहुत बड़ा नंबर है। और ये जो छपा हो नेचर जर्नल में, कि जो एक इंटरनेशनल स्टडी है उसके मुताबिक, नेचर जर्नल एक इंटरनेशनल मैगजीन है, उसमें एक रिसर्च हुआ है और उसी रिसर्च में ये बड़ा खुलासा हुआ है जिसमें दावा किया गया है कि 17 लाख लोग इस खतरे की जद में हैं। 2264 इमारतें इस हाई रिस्क जोन में हैं और दिल्ली में जमीन धंसने की जो दर है वो 15 mm पर ईयर तक पहुंच चुकी है। यानी कि हर साल दिल्ली एनसीआर में 15 mm जो जमीन है वो धीरे धीरे खिसक रही है। और आप समझिए, अगर नीचे जमीन खिसक रही है तो उसके ऊपर जो ये बड़े बड़े हाई राइज टावर्स खड़े हुए हैं उनका हाल क्या होगा? अगर भूकंप जैसा झटका आया तो वो एक इंपैक्ट डाल सकता है, जैसा कि उस मैगजीन में दावा किया गया है। आप समझिए, हर साल जमीन जो है वो 5 सेंटीमीटर नीचे खिसक रही है। यानी 5 सेंटीमीटर नीचे, यानी अगर 10 साल की कैलकुलेशन करें तो ये 50 सेंटीमीटर हो जाता है। यानी कि आधा मीटर 10 साल में, आधा मीटर आप समझ रहे हैं ना, 10 साल में आधा मीटर जमीन नीचे की तरफ जा रही है। और अगर 20 साल में बात करें तो ये हो जाता है 1 मीटर। 1 मीटर तक अगर जमीन नीचे 20 साल में खिसक गई तो सब कुछ तबाह है, सब कुछ पाताल लोक के अंदर चला जाएगा। ये किसी शहर के लिए विनाशकारी संकेत है। आप समझिए कि अगर 10 साल में आधा मीटर, 20 साल में 1 मीटर, 30 साल में 1.5 मीटर या उससे कहीं ज्यादा, तो ऐसे में क्या स्थिति बनेगी? ये दावा किया गया है जो मैगजीन ने अपनी इंटरनेशनल रिसर्च की है उसमें, कि दिल्ली एनसीआर में ये बड़ा खतरा इस वक्त हमारे सामने खड़ा हुआ है। और ये खतरा दिल्ली एनसीआर के किन इलाकों में है वो आपको बताएंगे, क्योंकि ऐसा नहीं है हर इलाके में, लेकिन जो सबसे ज्यादा जो इलाके इससे प्रभावित हुए हैं वो कौन कौन से इलाके हैं ये समझना जरूरी है। सबसे पहले बिजवासन, जो कि दिल्ली में है, 28.5 mm यहां पर जमीन नीचे धंस रही है। ये हम नहीं, ये मैगजीन की जो रिसर्च रिपोर्ट है उसमें दावा किया गया। इसके अलावा हरियाणा का फरीदाबाद जिला, जहां 38.2 मीटर पर ईयर जमीन नीचे जा रही है। उत्तर प्रदेश का गाजियाबाद 20.7 मीटर पर ईयर। और एनसीआर के कई इलाकों में भी तेजी से
सब्सिडेंस हो रहा है, यानी कि जो धसाव वाली स्थिति है एनसीआर के दूसरे इलाकों में भी हो रहा है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये 3 या 4 ही इलाके हैं, और भी ऐसे इलाके हैं जहां ये इंपैक्ट है, लेकिन सबसे ज्यादा बड़ा इंपैक्ट इन 3 इलाकों में है। तो यहां पर सावधानी रखनी होगी। आगे मैं आपको बताऊंगा कि ये क्यों हो रहा है और इससे बचाव के क्या रास्ते निकाले जा सकते हैं। क्योंकि द्वारका में भी देखा गया था कि वहां पर भी जमीन का धसाव था, लेकिन वहां प्रिकॉशंस लिए गए और अब धीरे धीरे जमीन जो है वहां वापस ऊपर की तरफ आ रही है, यानी कि स्थिति को संभाला जा सकता है। और सबसे बड़ी बात यह कि जो धसाव है ये एक लेवल में नहीं है, ये ऊपर नीचे हो रहा है, कहीं पर नीचे कहीं ऊपर। तो आप समझिए कि अब टेढ़ा मेढ़ा जब नीचे जमीन जाएगी तो पूरी बिल्डिंग में क्रैक्स और बाकी सब चीजें किस तरह से बनेगी। क्या अब सवाल है आपकी भी इमारत इस खतरे में है? क्योंकि अभी जो दावा किया गया है वो बिल्डिंग्स है 2264, जो इन इलाकों में जो मैगजीन ने दावा किया है 2264 इमारतें तो अभी भी उस खतरे में, उस रिस्क जोन में बनी हुई है। यानी एक बिल्डिंग आपकी भी हो सकती है। 30 साल बाद यही 3169 बिल्डिंग हो जाएगी, यानी कि रेशो 30 साल में और बढ़ेगा, और 50 साल बाद तो 11,457 बिल्डिंग इस खतरे में आने वाली है। और इसी खतरे को अगर समय पर भांपकर हमने कुछ अल्टरनेटिव्स, उसके समाधान नहीं निकाले तो ये संकट हमारे लिए बड़ा हो सकता है, क्योंकि ये संकट अब शुरू हो चुका है। और ये संकट कहीं और से नहीं आया, ये संकट हमने खुद पैदा किया। सवाल वही कि अब जमीन क्यों धंस रही है। इसके कारण, सबसे बड़ा कारण है ग्राउंड वाटर क्राइसिस, यानी कि जो जमीनी पानी है उसका जो क्राइसिस है वो सबसे बड़ा कारण इसका है। आप समझिए कि हम जो अपने नहाने, पीने या बाकी चीजों के लिए जमीन से पानी खींच रहे हैं, और इसमें सबसे बड़ा नंबर है जो बिल्डर्स इलीगल तरीके से बोरिंग करके पानी को दनादन जो है जमीन के नीचे से खींच रहे हैं, वो एक बड़ा कारण है इस बड़े खतरे का। और इससे निपटना बेहद जरूरी है। और आखिरकार ये खतरा अब और कितना बढ़ेगा, क्या इलाज है, वो भी समझेंगे। अब आपको आसान भाषा में समझाते हैं कि जब जमीन के नीचे पानी होता है तो ये जमीन को सपोर्ट करता है, लेकिन जब पानी निकाल लिया जाता है तो जमीन के अंदर एक खाली जगह बन जाती है और जमीन नीचे बैठने लगती है। इसे ही कहते हैं लैंड सब्सिडेंस। तो आप समझ गए होंगे कि जो बेतहाशा हम पानी को बाहर निकाल रहे हैं, अंधाधुंध तरीके से पानी को बाहर निकाल रहे हैं, उसी की वजह से जो मैगजीन की रिसर्च रिपोर्ट में आया उसकी वजह से ये खतरा हमारे सामने बना। और ये आज से नहीं कर रहे, हम लगातार पानी को निकाल रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पानी, यानी कि जो रिचार्ज होना चाहिए वो पानी का रिचार्ज हो नहीं रहा है, लेकिन हम वहां से पानी का दोहन कर रहे हैं, लगातार पानी को निकाल रहे हैं और एक जगह से चीजों को निकालते जाएंगे, उसका कोई हम ये समाधान नहीं देखेंगे कि वापस वो कैसे रिचार्ज हो। तो जाहिर सी बात है ये दिक्कत होगी। और इसके 3 सबसे बड़े कारण यही है। पहला जो कारण है, ग्राउंड वाटर जो है उसका ओवर यूज हो रहा है, मतलब वो बहुत ज्यादा उसका इस्तेमाल हो रहा है। दिल्ली में 90% ग्राउंड वाटर एक्सप्लॉइटेड कैटेगरी में है, यानी कि ग्राउंड वाटर को का जो 90% हिस्सा है वो दिल्ली में यहां पर किया जा रहा है। यानी जितना रिचार्ज होता है उससे ज्यादा पानी निकाल लेते हैं, यानी कि पानी से या जो नेचुरल तालाब है या दूसरे इस तरह की व्यवस्थाएं जो की गई हैं वहां से जितना रिचार्ज हो रहा है उससे कहीं ज्यादा तो हम पानी निकाल रहे हैं और लगातार इसको निकाला जा रहा है। दूसरे कारण की बात करते हैं। 3 में से जो दूसरा सबसे बड़ा कारण है क्लाइमेट चेंज का। आप देख रहे हैं कि क्लाइमेट, जो पर्यावरण है वो एकदम से चेंज हो रहा है। सर्दियों का टाइम, गर्मियों का टाइम, बारिश की वो सारी चीजें बदली है। जितनी बारिश पहले होती थी वो कम हुई है उसमें, मानसून के दौरान हमने देखा है। तो जो मानसून जो अनियमित हो गया है उससे रिचार्ज कम हुआ है। यानी कि मानसून अगर रेगुलर रहे, जो लगातार होता रहता था, तो उससे रिचार्ज पूरा होगा। लेकिन साथ में जितनी बरसात हो भी रही है, क्योंकि हमने उसका कोई विकल्प नहीं तैयार किया कि जो पानी सड़कों पर आता है वो वापस से जमीन के अंदर जाए, वापस पहुंचे, वहां नहीं पहुंचता है। पूरे दिल्ली एनसीआर में तालाब जैसी स्थिति हो जाती है और वो पानी गटर सीवर के सहारे इधर उधर फैल जाता है। सड़कों पे दिखेगा लेकिन वो रिचार्ज नहीं हो पा रहा है। ना ही सरकार ने कोई व्यवस्था की है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग को के बारे में कहा तो जाता है, लेकिन उसको मैंडेटरी नहीं किया, उसको प्रमोट अच्छे से नहीं किया जा रहा। ना सरकार कर रही है, ना हम लोग कर रहे हैं, और यही एक कारण है कि नहीं हो रहा। तीसरा बड़े कारण की बात करें, अर्बनाइजेशन, शहरीकरण जो है वो लगातार बढ़ रहा है, बिल्डिंगें आ रही हैं, लोग ज्यादा से ज्यादा जब एक जगह पर आएंगे तो वहां पर उन्हें पानी भी चाहिए, दूसरी चीजें भी चाहिए, तो जाहिर सी बात है उसका एक बड़ा फर्क है।
जो मैं आपको बात कर रहा था कि हैवी बिल्डिंग्स जो है बहुत दनादन प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, एक ही जगह पे हजारों लोग रह रहे हैं, अब उनके लिए पानी तो कहीं से चाहिए, तो वो व्यवस्था इधर उधर से की जाती है जिसमें ग्राउंड वाटर है। कॉन्क्रीट्स के रोड्स लगातार बन रहे हैं, नो वाटर एब्जॉर्वेशन है, यानी कि पानी के जो एब्जॉर्ब होना चाहिए जमीन में उसका कोई ऑप्शन हमने बनाया ही नहीं है, यानी जमीन को रिचार्ज होने के लिए मौका ही नहीं मिल रहा है, बस पानी निकल रहा है, वो रिचार्ज नहीं हो पा रहा है। अगर आप अपने मोबाइल में हर महीने बात करते रहेंगे, बिल नहीं भरेंगे उसका, तो फिर क्या होगा, मोबाइल आपका बंद हो जाएगा। ऐसे ही जमीन के साथ रिचार्ज नहीं होगा तो फिर क्या होगा। सबसे बड़ा खतरा अब क्या है, लैंड सब्सिडेंस, यानी कि साइलेंट डिजास्टर। जो इस जमीनी धसाव है ये एकदम शांत तबाही लेकर आएगा, पता भी नहीं चलने देगा। ये भूकंप की तरह अचानक नहीं आता है, ये धीरे धीरे आता है, और जब तक पता चलता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। जैसे स्लो पॉइजन, धीरे 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 आदमी मरता है, उसी तरह से ये जो लैंड सब्सिडेंस है वो एक साइलेंट डिजास्टर की तरफ हमारे ओर आ रहा है। इसे रोकना जरूरी है, और उसका तरीका है कि जो पानी हम खींच रहे हैं उसको खींचना बंद करें और रिचार्ज करने पे ज्यादा ध्यान दें। तो अब बात है इस तबाही से, ये इससे क्या तबाही आ सकती है। जितनी बिल्डिंग्स हैं जो इसकी जद में हैं वो कोलैप्स हो सकती है, जिसकी संभावनाएं बहुत ज़्यादा है। रोड्स जो हैं, फ्लाईओवर्स हैं, हाईवे हैं, वो उनमें क्रैक्स आ सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो सकता है, और अगर ये सब होगा तो ये किसके सर पर गिरेगा, आपके और हमारे सर के ऊपर गिरेगा। यानी कि जिंदगियां जो है पूरी तरह से खतरे में है, जोखिम में है, और इसका असर रियल एस्टेट पर भी पड़ेगा भविष्य में। अब बात करते हैं कि दुनिया के कुछ बड़े शहरों के उदाहरण की बात करते हैं, जैसे कि जकार्ता। ये भी, यहां पर भी सिंकिंग हुई थी, जकार्ता में सिंकिंग हुई, मैक्सिको सिटी में हुई सिंकिंग, न्यूयॉर्क में सिंकिंग हुई, तो अब जो है वो दिल्ली में भी आई, जो रिपोर्ट्स ने बताया। तो यानी कि दिल्ली एनसीआर पहला शहर या पहला इलाका नहीं है, इससे पहले दुनिया के दूसरे शहरों में भी ये सिंकिंग हो चुकी है, और उसमें ये 3 शहर शामिल है। जकार्ता की बात करें तो यहाँ तो हालत इतनी खराब हो गई थी कि बाद में यहाँ से सरकार ने राजधानी को ही बदलना पड़ा था। आप समझिए कि कितना बड़ा इम्पैक्ट, कितना बड़ा खतरा था, और सरकार ने राजधानी बदल दी कि कम से कम जो ये वीवीआईपी लोग हैं, नेता हैं, वो बच जाए। जनता को तो खैर पूछता ही कौन है, वो फिर कहीं की भी सरकारें क्यों ना हो। अगर अभी भी हम नहीं जागे तो क्या होगा, क्योंकि अभी हमें आंखें खोलनी पड़ेगी, नहीं अगर खोली तो क्या स्थिति होगी। जो इमारतें वो है अनसेफ हो चुकी है, प्रॉपर्टी की वैल्यू क्रैश हो जाएगी, रियल एस्टेट धड़ाम, वैल्यू जो है आपकी प्रॉपर्टी की वो गायब, क्योंकि जब पता चलेगा, आपको अगर पता चलता है कि फलाने इलाके में वो हाई रिस्क जोन है, तो आप वहां खरीदने जाएंगे नहीं, चाहे कितना भी सस्ता मिले, क्योंकि जान की कीमत से बड़ा नहीं है ना कोई भी घर या पैसा। इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो पूरी तरह से डैमेज हो जाएगा, और ह्यूमन सेफ्टी जो है वो पूरी तरह से रिस्क में है। और सबसे बड़ा खतरा यही है कि जो 17 लाख लोग इस जद में आ सकते हैं अगर टाइमली, अगर हमने अपनी आंखें नहीं खोली, सरकार ने आंखें नहीं खोली, और ग्राउंड वाटर रिचार्ज पर हमने सीरियसली काम अगर नहीं किया तो ये दिक्कत आएगी। अब सॉल्यूशन की बात करते हैं, क्योंकि बाकी फैक्ट्स क्या होगा उस पर तो हो गया, लेकिन समाधान भी तो चाहिए, और समाधान आपके और हमारे पास ही है कि ग्राउंड वाटर को कंट्रोल हमें करना पड़ेगा। अगर वो नहीं किया तो ये खतरा है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग को मैंडेटरी करना पड़ेगा। सरकार, जिला प्रशासन कहते तो है कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, वहाँ वो रेन वाटर हार्वेस्टिंग लगाइए, लेकिन हम इंडियंस हैं, हमारी आदत, हमें पता है कि हम कागजों में सब कुछ पूरा करते हैं। फायर सेफ्टी की बात करेंगे, कागज पूरे रहेंगे, दूसरे नियम्स की बात करेंगे, कागज पूरे रहेंगे, लेकिन ग्राउंड पर कुछ नहीं दिखता है। तो इसलिए मैंडेटरी करना पड़ेगा रेन वाटर हार्वेस्टिंग को। अगर ऐसा नहीं किया तो दिक्कत होगी। स्मार्ट अर्बन प्लानिंग करनी पड़ेगी। ऐसा ही नहीं है कि अंधाधुंध लाइसेंस दे दो बिल्डर्स को, अंधाधुंध वो बिल्डिंग का खड़ी कर देंगे, अंधाधुंध ग्राउंड वाटर को निकालते रहो, चूसते रहो। स्मार्ट अर्बन प्लानिंग की बहुत ज़रूरत है, और वाटर रिचार्ज सिस्टम को जो है हमें और ज़्यादा मजबूत करना पड़ेगा। यही एकमात्र यहाँ पर समाधान है। तो अब बात करते हैं फाइनल वार्निंग की। जो वार्निंग है कि दिल्ली सिंक कर रही है।
दोस्तों, ये कोई भविष्य की समस्या नहीं है, ये आज की समस्या है। यानी कि अगर हम ये सोचे कि नहीं 10 साल 20 साल 30 साल बाद ही तो कुछ बहुत बड़ा होगा, ये कभी भी हो सकता है, क्योंकि हाई रिस्क जोन में 2000 से ज्यादा इमारतें आ चुकी हैं। तो ये प्रॉब्लम जो है वो अभी की है, प्रेजेंट की है, और इसका समाधान हमें अभी से शुरू करना होगा। लेकिन अगर आज हम नहीं जागे तो भविष्य में हमारे लिए खतरा है। दिल्ली एनसीआर पाताल लोक का हिस्सा बन सकता है, इसलिए जागिए। क्योंकि द्वारका में जो रिपोर्ट ने एक में दावा किया था कि द्वारका में वाटर रिचार्ज को बढ़ावा दिया गया और वहां उल्टा हुआ, वापस जो जमीन जो है वो सेटल होने लगी। तो इसका मतलब बाकी जगह भी हम समाधान पर जाए, वाटर रिचार्ज की तरफ हम सीरियस हो जाए, रेन वाटर हार्वेस्टिंग को हम मैंडेटरी कर दें और तमाम तरह के प्रिकॉशंस ले लें, तो जो हाई रिस्क जोन है एक बार फिर से वो सेटल हो जाएंगे। तो इसलिए जमीन से पानी बेतहाशा निकालना बंद कीजिए। पानी को रिचार्ज वापस जमीन में कैसे हो इस पर सोचना होगा, ना केवल हमें, सरकार को, प्रशासन को। क्योंकि हर साल हम देखते हैं कि दिल्ली एनसीआर, गुड़गांव, गाजियाबाद, नोएडा, तमाम ये शहर तालाब में तब्दील हो जाते हैं, दरिया बन जाते हैं। लोग नाव से फिर एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, गाड़ियां पहले से ही नाव बनती है, लेकिन वो जो पानी की सही जगह जाना चाहिए वो जमीन में वापस जाए, इसकी व्यवस्था हम नहीं करते हैं। नालों के जरिए उसको बहा दिया जाता है, वो सड़क के ऊपर ऐसे ही बर्बाद हो जाता है। तो इस समस्या का समाधान आपके, हमारी सरकार, हमारे प्रशासन के पास है। तो अभी से चेत जाइए, जाग जाइए, आवाज उठाइए और हमें भी कमेंट्स कर बताइए क्या आपका घर, आपकी इमारत भी किसी इसी तरह के हाई रिस्क जोन में है। और इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास भेजिए ताकि एक अवेयरनेस आए, लोगों को पता चले, ताकि वो इन बातों पर ध्यान दें। भविष्य में क्या होगा, भविष्य में कुछ चीज़ें डूबेगी नहीं डूबेगी, ये सोचकर शांति से सो ना जाए, क्योंकि ये प्रेजेंट की प्रॉब्लम है, इसका समाधान भी अभी करना होगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।